Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, देखिएगा ma'am. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, पहले अपनी बुक से, उसके बाद स्लाइड से। A contract is the result of agreement enforceable by law. It comes into existence from the action of parties. The parties make actual promise, knowing fully well that legal relationship will come into existence. But sometimes there is no intention on the part of parties to enter into a contract, but obligation resembling those created by a contract are imposed by law. Such obligation imposed by law constitute what is known as quasi contract under English law, right? And certain relations resembling those created by contract under Indian law. A quasi contract is not a contract at all, but merely resembles one and produces similar effect. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के सारे असेंशियल प्रेजेंट होते हैं। आप कहोगे अब ये क्या हो गया? देखिए, इसमें पार्टीज की इंटेंशन किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की नहीं है, बट लॉ कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हो, राइट? इसमें एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं आते हैं। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आपको मीनिंग सेम लग रहा होगा, बट ऑब्लिगेशन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जैसी हैं, बट ये एक्चुअल में इनको हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, ठीक है? इनको हम कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। Parties doesn't have any intention to enter into the contract, but circumstances or law said that you are in a contract, right? Example देखिएगा, if A pays a sum of money to B, believing him to be his creditor, when as a matter of fact he was not, B is bound to return the money to A on the assumption that above sum given to him as by the way of loan. थोड़ा सा एग्जाम्पल डिफिकल्ट है, बट मैं आपको समझाती हूँ। ए ने बी को गलती से पैसे दे दिए, उसको अपने क्रेडिटर की आइडेंटिटी को लेके थोड़ा सा डाउट हुआ, बट उसने उस डाउट को इग्नोर करते हुए बी को वो पैसे ट्रांसफर कर दिए। उसने सोचा ये उसके क्रेडिटर का अकाउंट है, बट एक्चुअल में बी उसका क्रेडिटर नहीं था। तो क्या ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे? यहाँ पे नहीं। कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? गलती से। अब यहाँ पे हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे, फिर भी लीगली वो किस में आ गए? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए ना एंटर। अब क्या होगा? बी इज बी बी के पास जो गलती से पैसे आए हैं, बी हैज टू रिटर्न दैट मनी टू ए। और जब किसी भी तरह की हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इज द मीनिंग इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now see the definition. Quasi contracts are contracts which are not founded on actual promises. These contracts are created by circumstances where one person has done something for another or paid money on his behalf, and the other person enjoyed the benefit of the same. It is a kind of contract by which one party is bound to pay money in consideration of something done or suffered by the other party. Though no contractual relationship exists between the party, law makes out a contract for them, and such contract is known as a quasi-contract. The basis of quasi-contract is to prevent unjust enrichment and unjust benefit, that is, no man should grow rich out of another person loss। ठीक है? तो लॉ ये क्यों बनाया गया है? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट वो कहता है कि एक आदमी के पैसे से दूसरा आदमी
को लॉस ना हो, एक आदमी रिच हो जाए और दूसरे को लॉस हो जाए। जैसे ए ने गलती से पैसे यहाँ पे डिलीवर कर दिए थे 10,000, तो यहाँ बेफालतू में 10,000 रुपए बी को मिल गए, बट इससे क्या हुआ, ए को लॉस हो रहा है, बिकॉज ए के एक तो 10,000 रुपए चले गए हैं, ऊपर से ए को ओरिजिनल क्रेडिटर को भी 10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, राइट। ये पैराग्राफ मैंने इसीलिए पढ़ा है क्योंकि जो मैंने मीनिंग समझाया इसमें लिखा हुआ था, सो इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ा है कि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, बट लॉ कह रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, ठीक है। अब किस किस तरह के कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हमें सेक्शन 68 टू 72 के अंदर दिए गए हैं कि किस किस तरह के जो है वो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडिया में एप्लीकेबल हैं। सबसे पहला, क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये आपने पढ़ा होगा, कहाँ पे पढ़ा है ये पहला पॉइंट जो अभी अभी मैंने बोला, ये आपने कहाँ पे पढ़ा है? नेसेसरी सप्लाई माइनर के माइनर के केस में, और हाँ, जो इनकैपेबल पर्सन था उसको भी नेसेसरी सप्लाई हो सकती है। कोई मुझे बताएगा कि इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन क्या है, मतलब किसको हम नेसेसरी सप्लाईज कह रहे थे? मैम जैसे एजुकेशन या फिर बेसिक क्लोथिंग और फूड जो नेसेसिटीज हैं। हाँ, तो आपने फॉर एग्जाम्पल माइनर के बिहाफ पे, यस शिवानी, यू वांट टू से समथिंग? शिवानी? यस मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम जैसे ये हो सकता है कि हम जैसे वॉच दे रहे हैं या फिर एक मतलब बच्चा है जिसको अपने स्कूल जाने के लिए साइकिल चाहिए, देन साइकिल भी नेसेसरीज हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, ओके मैम, बिल्कुल हो सकती है जी। हाँ, लग्जरी कार नेसेसरी नहीं हो सकती स्कूल जाने के लिए, बट अगर साइकिल पे बच्चा जाना चाहता है तो बस का किराया भी तो आपका बच रहा है ना, साइकिल नेसेसरी है, साइकिल नेसेसरी। और वैसे भी बच्चों की डेवलपमेंट के लिए साइकिलिंग इज रिकमेंडेड आल्सो बाय द डॉक्टर्स, राइट। यस मैम। सो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे इशू क्या है? इशू ये है कि आपने माइनर को या इनसेन पर्सन को जो आप उनकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते हो। अब ये पॉइंट यहाँ पे कैसे फिट हुआ? Why we called it a quasi contract? Reason is here the intention of the minor and the guardian is not to create any legal relationship, but law said that when you are providing the necessaries to someone, automatically one contract is generated. ठीक है, they don't have any intention to generate it, but this particular contract is generated by the law. That's why this particular aspect is covered under the quasi contract. माइनर को सेक्शन 68 के अंदर आप नेसेसरी सप्लाई कर रहे हो तो भी उसको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अगर किसी इनसेन पर्सन, ल्यूनाटिक पर्सन को आप नेसेसरी सप्लाई कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए कहेंगे कि वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी से आप अपने क्लेम्स, जो आपने पैसे खर्चे हैं, वो आप ले सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस शो करके और उस पर्सन को लूटने लग जाओगे, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने माइनर को रेंट पे एकोमोडेशन लेके दी है जिसका कि आप रेंट 10,000 पर मंथ देते हैं, ठीक है, बट आप उसकी प्रॉपर्टी में से 12,000 रुपए क्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2,000 रुपए जो है वो मैं इंटरेस्ट के डिडक्ट कर रहा हूं, तो लॉ कहता है ये रिजनेबल नहीं है। रिजनेबल क्या है? जो आपने पेमेंट दी है आपको वही वापस मिलेगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट, और आपकी बुक में लिखा हुआ है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, दोनों का मतलब एक ही है, राइट। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है सुनिएगा। मुझे आपकी प्रॉपर्टी में या मुझे आपकी लैंड में या घर में कोई इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब मैं सोच रही हूँ कि खरीद लूं या रेंट पे ले लूं, मतलब मैं आपकी किसी न, जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी के साथ, उसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। दो पार्टीज हैं, ए और बी।
ए है लैंडलॉर्ड और बी जो है उसने उसकी लैंडलॉर्ड की जो लैंड है वो रेंट पे ले रखी है। एट द सेम टाइम ए ने वही लैंड बैंक के पास गिरवी रखवाई हुई है और लोन लिया हुआ है उसके ऊपर, वो कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी है। अब ए जो है ऑनर लोन नहीं पे कर सका तो गवर्नमेंट ने उसकी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया और उसको सेल करने के लिए एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है। अब बी जो उसका लीज पे ले रखी है लैंड, अब बी का इंटरेस्ट ये है कि भाई मेरी लीज की रेंट ना, लीज की जो लैंड है वो चली ना जाए मेरे हाथों से। तो अब वो क्या ऑफर कर रहा है ए को भी और बैंक को भी, कि बैंक को वो कह रहा है कि मैं ए के बिहाफ पे पेमेंट कर देता हूं, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं ए के बिहाफ पे आपको पेमेंट कर देता हूं, आप ए की लैंड ए को वापस कर दीजिए। बैंक मान गई, उसने ए के बिहाफ पे पेमेंट कर दी। अब वो क्या करेगा, जो उसने पेमेंट ली है उसको ए से रीइम्बर्स करेगा, इसका मतलब ए से वापस लेगा, लेगा ना, ऑब्वियसली वो उसकी हेल्प कर रहा है, तो उसकी हेल्प कर रहा है तो इसीलिए वो उसको पेमेंट को अब उससे वापस लेगा। इसको कहते हैं रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट, और पेमेंट बाय द इंटरेस्टेड पर्सन। तो इसमें क्या था, दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट थे ए और बी के बीच में और ए और बैंक के बीच में, बट अब नया कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में अगेन बना, बी ने बैंक को पेमेंट की, अब बी किससे पेमेंट लेगा, ए से। ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होना था, बट लॉ ने कहा कि अगर किसी ने तुम्हारे बिहाफ पे पेमेंट की है तो अब उसका राइट है कि वो पेमेंट आपसे वापस, जमीन नहीं लेगा आपसे, आपसे आप वो पेमेंट लेगा। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है तो बताइए। Yes, ma'am. यस मैम। मैम दोबारा से क्लियर है कि दोबारा है, दोनों मिक्स हो गए हैं? मैम दोबारा से बता दो। तेजिंदर कैन यू एक्सप्लेन दिस, जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है, शायद आपको अपनी क्लासमेट की ज्यादा समझ में आ जाए। Ma'am, I can try. ओके। मैम, सो बेसिकली पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन में आपने जो एग्जांपल दिया कि बी के पास ए की लैंड थी ऑन लीज और वो लोन पे थी। बैंक ने जब उस लैंड को एक्वायर किया तो बी बैंक के पास जाता है कि मैं ए के बिहाफ पे पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे बी इज एन इंटरेस्टेड पर्सन क्योंकि बी और ए के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट और ए और बैंक के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट। तो बी ए को हेल्प कर रहा है और बाद में बी ए से अपनी जो भी उसने पेमेंट बैंक को की है ऑन बिहाफ ऑफ ए वो डिमांड कर सकता है। Okay. So Ananya, basically point is this, that in this particular explanation, the person who is interested in the contract, if he is paying on the behalf of the other person, he can recover the money from that person, जिसके behalf पे उसने payment की है. But point is this, that person must prove that he is interested in that particular contract. If he is stranger to contract, if he doesn't have to do any with that particular contract, that person cannot interfere in this particular point. But only those person who are interested. I'm taking class, please. So the person who is interested in the contract, only that can make a payment on the other person behalf. देखिए, सबसे पहले जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक मिनट बच्चे होल्ड।
ओके, सॉरी फॉर द बुक से एक बारी मैं पढ़ूंगी. This section provides that a person who is interested in a payment of money which another is bound by the law to pay and who therefore pays it is entitled to reimburse the money. If the apply, the following condition must be satisfied. Number one, a person must by law be bound to pay some money. Number two, another person must be interested in a payment of that money. Number three, the other person must have paid the money because who is interested in a payment of that money. Number four, the other person must have paid the money because the other person who is interested in a payment of money which another is bound by the law to pay. If the other person legally bound है payment के लिए, he is entitled to reimbursed by other. तो उसका right बन जाता है कि जिसके behalf पे उसने पेमेंट दी है, no interest in paying, he cannot claim protection. अगर उस पर्सन का उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह का इंटरेस्ट ना हुआ, अब बी का क्या इंटरेस्ट था कॉन्ट्रैक्ट में कि बी उसका जो है रेंट पे उसने वो जमीन ले रखी थी. ठीक है, ले रखी थी ना उसने, तो उसका इंटरेस्ट पहले से ही उस जमीन पे था, तो बी का रेंट एग्रीमेंट भी खत्म हो जाना था. सो हमें इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट दिखाना पड़ेगा कि जो पर्सन मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है उसका उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है. ठीक है, अब समझ में आया अनन्या? Yes, ma'am. Thank you. Okay, now see the point number third. Obligation of person enjoying benefit of non-Gratuitous Act section 70. किसी को पता है कि ग्रेशियस एक्ट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेशियस एक्ट? किसी Free को? of cost. हाँ जी बेटा. It is a free of cost. Free of cost, it may be gift, it may be charity, it may be donation. ठीक है, नॉन ग्रेशियस का मतलब हुआ कि वो एक्ट जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, मतलब कोई भी गुड्स जो आप डिलीवर कर रहे हो वो आप दूसरे को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दो. अब इसमें मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझाने के लिए. आपके घर में कोई कोरियर आ गया जो कि आपका नहीं है, आपने पेमेंट नहीं की है, बाय मिस्टेक आ गया. आपने उस कोरियर को खोला और उसमें फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स थी और आपने सारी चॉकलेट्स खा ली, राइट? तो अब आप आ गए हो कौन सी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. क्यों? क्योंकि वो चीज आपकी नहीं थी, उस चीज के लिए आपने पेमेंट नहीं की, तो आप उस चीज का बेनिफिट कैसे ले सकते हो? ठीक है, अब आपने जब चॉकलेट खा ली है और पेमेंट किसी और ने की है, leads to
हाँ जी, ऑडिबल है? हेलो, यस मैम। ये बता दीजिएगा बिकॉज इंटरनेट अचानक से बंद हो गया है। सो मैं आपको कह रही थी कि जो ये वाला केस है इसका एक लीडिंग केस है, दैट इज दामोदर मुरलीधर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब इस केस में देखिए क्या हुआ है। एक इरिगेशन टैंक बनना था। इरिगेशन टैंक मतलब कि जो हम अपने विलेजेस में देखे होंगे, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिसमें हम लोग पानी रिजर्व करके रखते हैं, जो कि खेती के लिए या फील्ड्स के लिए जो है वो यूज होता है। ठीक है, वो जो है वो टैंक की जो रिपेयर होनी थी, पहले से ही वो टैंक उस विलेज में था। तो गवर्नमेंट ने और विलेजर्स ने मिलके एक एग्रीमेंट किया जिसमें कि ये लिखा गया कि टैंक के जितने भी रिपेयर कॉस्ट होगी, ठीक है, जितने भी उसकी रिपेयर के लिए पैसे लगेंगे, उनको गवर्नमेंट और विलेजर्स आपस में हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, आधे गवर्नमेंट पैसे देगी, आधे जो हैं वो विलेजर्स पैसे देंगे। ठीक है, सबसे पहले जब रिपेयर स्टार्ट हुई तो गवर्नमेंट ने सारा एक्सपेंस कर दिया। गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए लगने थे तो सारे के सारे गवर्नमेंट ने स्पेंड कर दिए। अब गवर्नमेंट जो है, आफ्टर स्पेंडिंग दैट मनी, गवर्नमेंट ने 5,000 रुपए जो है वो विलेजर से मांगे, बिकॉज उनमें ये एग्रीमेंट हुआ था कि ये, क्योंकि ये एग्रीमेंट इसलिए हुआ था बिकॉज इट इज नॉट अ ग्राशियस एक्ट, इट इज अ कंबाइंड एक्ट बाय द गवर्नमेंट एंड द विलेजर्स, राइट। सो यहाँ पे अब विलेजर्स पैसे देने के लिए मना कर रहे हैं। तो जो कोर्ट में जब इनको स्यू किया गया तो यहाँ पे कहा गया कि ये ऑब्लिगेशन बनती है अदर पार्टी की कि वो पेमेंट दे, बिकॉज दिस एक्ट इज नॉट अ ग्रेशियस एक्ट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, दिस पर्टिकुलर एक्ट इज half of the payment will be given by the government and half of the payment will be given by the villagers. बेसिकली इस सेक्शन 70 को लाने का मोटिव क्या था? इस सेक्शन 70 को लाने का सेम मोटिव था कि किसी पर्सन का लॉस ना हो और किसी पर्सन को अननेसेसरी बेनिफिट ना मिले, राइट? इज दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ? यस मैम। यस मैम। इसमें एक और पॉइंट आता है, थैंक यू, इसमें एक और पॉइंट आता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी को गलती से पैसे सेंड कर दिए, आपने नहीं कर, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो आशिमा को पैसे भेजने थे और आपने गलती से अनन्या को भेज दे, ए की मिस्टेक हो गई आपसे, ठीक है, क्योंकि द फर्स्ट वर्ड ऑफ नेम इज सेम। तो अब अगर आपने अनन्या को गलती से पैसे भेज दिए हैं तो अनन्या की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वो पैसे रिटर्न करें। हालांकि सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ध्यान से पैसे को भेजें, बट अगर फिर भी मिस्टेक हो जाती है तो अनन्या इज ऑटोमेटिकली कम इनटू वन कॉन्ट्रैक्ट इन विच ही शी डोंट वांट टू एंटर, बट स्टिल ही इज शी इज इन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, राइट? ओके, फोर्थ पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 71। अब आप मुझे ये बताओ कि आप सड़क पे चले जा रहे हो और आपको एक गोल्ड का रिंग गिरी हुई मिलती है, ठीक है, आप क्या करोगे? हाँ जी कृतिका, आप क्या करोगे? रिंग मिली है आपको गोल्ड की, सड़क पे गिरी हुई। हाँ जी कृतिका। मैम नियर बाय पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं। नियर बाय पुलिस स्टेशन में दे दोगे, ठीक है, चलो आपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में दे दिया, ठीक है। पुलिस स्टेशन वाले का क्या काम है? मैम जब तक कोई रिपोर्ट लिखवाने नहीं आएगा वो तो अपनी बात ही रखेगा। अच्छा, जब तक कोई रिपोर्ट लिखवाने नहीं आता है तब तक पुलिस अपनी कस्टडी में रखेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई आया ही नहीं तो वो अंगूठी किसकी है कृतिका? अगर कोई आया ही नहीं क्लेम करने के लिए, या आपने और पुलिस ने बहुत ढूंढा पर्सन किसकी रिंग है, किसकी रिंग है, बड़ा ढूंढा आप लोगों ने, सीसीटीवी कैमरास देख लिए, सब देख लिया, पर्सन मिला ही नहीं, किसकी रिंग है वो, आपकी कि पुलिस की? फिर मैम वो मेरे पास रह जाएगी। हाँ, वो आपकी होगी, बिकॉज व्हाट यू आर अ फाइंडर ऑफ द
लॉस्ट गुड, नॉट द पुलिस। ठीक है, Yes. तो फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड में देखो जी केस ये है कि जिसको वो चीज मिली है सबसे पहले वो उसकी चीज है, वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था, बट अब उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही उसको वो गुड्स मिलती है तो वो उसके ट्रू ऑनर को ढूंढे। ठीक है, कौन है उसका मालिक उसको ढूंढे। ठीक है, ढूंढने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाए। क्यों ढूंढेगा वो? आप कहोगे मैम पागल हो गया है कि अपना काम सारा छोड़ के उसको ढूंढना, क्योंकि उसको उसके ऊपर कंपनसेशन मिलती है। जितने भी आपने उस पर्सन को सर्च करने के लिए टाइम और मनी लगाया है उसकी कंपनसेशन आपको मिलती है। कितनी कंपनसेशन मिलती है? 2/3 ऑफ वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। उस गुड्स की जितनी वैल्यू होगी, मार्केट प्राइस होगा, उसका एटलीस्ट 2/3 पोर्शन उसे एज ए कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। राइट अब और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड की? जैसे आप अपनी चीजों का ध्यान रखते हो वैसे ही दूसरों की चीजों का ध्यान रखोगे। ठीक है, सेकंड, आप ट्रू ऑनर को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, तब तक वो गुड्स अपने पास रिटेन रखोगे, अपने पास रखोगे, और जैसे ही ट्रू ऑनर मिल गया आप उसको वो गुड्स वापस तब करोगे जब वो आपको कंपनसेशन दे देगा। ठीक है, जैसे ही उसने आपको कंपनसेशन दी आप उसकी चीज जो है उसको वापस कर दीजिए। इज इट ऑडिबल? Yes. सुन रहा Yes. है? हाँ अब, हाँ सुनते रहिएगा बिकॉज मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई है, फिर भी मैं पढ़ाई जा रही हूँ। और अटेंडेंस ले लीजिएगा सीआर, मैं अभी बोल दूंगी लॉग आउट करने के लिए। स्क्रीन हैंग हो गई, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ। इसमें सेल किया जा सकता अगर पैरिशेबल गुड्स हैं या गुड्स बड़े खतरे में हैं, खराब हो जाएंगी, उस केस में फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड गुड्स को सेल करेगा, ट्रू ऑनर को ढूंढेगा, उसको उसकी पेमेंट दे देगा, अपनी कंपनसेशन के अमाउंट को डिडक्ट कर देगा। ठीक है, आपको वाकई ही ट्रू ऑनर को ढूंढना है, सिर्फ बहाने नहीं लगाने कि मैं ढूंढ रहा हूँ। और ट्रू ऑनर मिल जाएगा तो उससे लॉफुल चार्जेस ले लेने हैं। लॉफुल चार्जेस कितने हैं मैंने अभी आपको बताया, 2/3 ऑफ वैल्यू ऑफ थिंग्स फाउंड। ठीक है, जो चीज मिली है उसकी 2/3 वैल्यू। इसके लिए एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एक आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एच जो है वो एफ की शॉप पे गया और उसको उसके फ्लोर के ऊपर एक डायमंड गिरा हुआ मिला। एच ने एफ को बोला कि भाई ये मुझे मिला है, तुम इसको रख लो, अगर कोई मांगने आएगा तो उससे मेरे लॉफुल चार्जेस लेके जो है मुझे वो दे देना। क्यों वो ऐसा कह के गया? बिकॉज उसी शॉप में गिरा मिला है, तो हो सकता है उसी शॉप में वो पर्सन ढूंढने के लिए आए। ठीक है, उसके बाद एच ने भी ऑनर को ढूंढा, एफ ने भी ऑनर को ढूंढा, एफ ने नहीं ढूंढा, एच जो है वो ऑनर को ढूंढता रहा और एफ के पास कोई भी पर्सन क्लेम करने नहीं आया। तो एच गया एफ के पास, उसने कहा भाई अगर कोई क्लेम करने नहीं आया है तो ये डायमंड मुझे दे दीजिए, बट एफ ने मना कर दिया। एफ कहता है मेरी शॉप मेरा फ्लोर, मैं तुम्हें कैसे डायमंड दे दूं। फिर वो गया कोर्ट में, कोर्ट ने एफ को ऑर्डर दिए दैट दिस पर्टिकुलर गुड इज बिलोंग टू एच and no one on this earth can claim the good from the H except the true owner। सिर्फ ट्रू ऑनर वो गुड्स को वापस ले सकता है और कोई भी पर्सन जो है वो एफ से उस एच से उस गुड को वापस नहीं ले सकता। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ऑफ दिस quasi contract, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कॉशन अंडर सेक्शन 72। तो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपने गलती से किसी को पैसे ज्यादा भेज दिए हैं या किसी को पैसे नहीं भेजने थे तो भी भेज दिए हैं, तो आपके पास ये राइट है और उस पर्सन की ये ऑब्लिगेशन है कि वो आपको आपके पैसे रीपे करेगा। ये तो हो गया मिस्टेक का। सेकेंड है कॉर्शन। कॉर्शन भी हो सकता है, किसी ने आपसे जबरदस्ती पैसे लिए हैं वापस करेगा, फ्रॉड से लिए हैं वापस करेगा, मिसरिप्रेजेंटेशन से लिए हैं वापस करेगा। ठीक है, किसी भी तरह से जो राइट वे नहीं है, अगर आपसे कोई पैसे लेता है तो लॉ कहता है कि वो आपको वापस करेगा। एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है बॉक्स में, सेकेंड वाला, उसमें एक पर्सन ने एक सेलर से कार खरीदी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने जो है वो
कोई भी कार i20 उसने खरीदी। अब उसने कहा कि मैं आपको i20 जो है वो 14 लाख में दे रहा हूँ, और यही जो है वो मार्केट प्राइस है, और जो गवर्नमेंट का कंट्रोल्ड प्राइस पे मैं आपको दे रहा हूँ, कोई भी मैं आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहा हूँ, राइट। ले ली उसने गाड़ी। लेटर ऑन जब उसने सर्च किया तो उसको पता चला कि ये i20 का जो मार्केट प्राइस है वो 14 लाख नहीं है, वो 12 लाख है। उसने सेलर को स्यू कर दिया। कोर्ट ने कहा कि तुमने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे के उस पर्सन से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं, अब इस पर्सन को पैसे वापस करो, और यहाँ पे सेलर को, बायर को 2 लाख रुपए वापस करने पड़े, बिकॉज इट इज ड्यू टू द मनी वॉज टेकन ड्यू टू द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, राइट। इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम लोग ये नीचे वाले पॉइंट्स को क्रॉस कर दीजिए, हम ये नहीं करेंगे। कौन सा नहीं करेंगे सुन लीजिए। मिस्टेक मस्ट एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्लिगेशन से लेकर ये जो लास्ट लाइन है, रेफर टू द चैप्टर ऑन रेमेडीज ऑफ ब्रीच, ये वाला पॉइंट्स हम लोग नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें से कोई भी एग्जाम्पल करेक्ट नहीं है, ठीक है। हम लोग उसकी एक्सप्लेनेशन सिर्फ यहां तक करेंगे। कल हम करेंगे क्वांटम मैरिट। ये याद रखिएगा, क्वांटम मैरिट भी एक सब पॉइंट है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का। इट इज अ टाइप ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वांटम मैरिट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफी बार ये एग्जाम में भी आता है, राइट। नाउ टाइम ओवर हो गया है, स्क्रीन मुझे दिख नहीं रही है, तो यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू मैम। Excuse me, ma'am.